ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, electric vehicles. सो हम ईवी कार्स की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? सच सच बताना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली? चल झूठा। ये तो बिल्कुल भी नहीं। बट चलो मान लिया बहुत सीरियस हो क्लाइमेटिक चेंजेस को लेके, बट मैक्सिमम लोग आई बेट यही रीजन देंगे। कितना देती है? एवरेज एवरेज। और इसी के साथ पिकअप भी बहुत मस्त है, बट इसी के अलावा और कुछ बिल्कुल भी नहीं। सी, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहां लोग पहले पेट्रोल कार यूज किया करते थे, वो धीरे धीरे स्विच करके डीजल कार में। क्यों? क्योंकि रेट कम था और एवरेज ज्यादा थी, और धीरे धीरे डीजल गाड़ी से वो शिफ्ट करके सीएनजी कार में, जस्ट बिकॉज ऑफ सेम रीजन, और फाइनली ईवी कार्स में। बट ईवी कार्स के बाद क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ईवी से भी सस्ता पड़ता हो? तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है अंशुम, सो लेट्स रॉक। इलेक्ट्रिक कार तो बहुत साल पहले से बनती आ रही है, लेकिन टेस्ला कार की लॉन्च के बाद भाई दुनिया में तो रेवोल्यूशन ही आ गया। हर कंपनी अपनी नई नई ईवी कार्स निकालने की कंपटीशन में लग गई, और हम लोग भी इस चीज से फैसिनेट होकर ईवी कार्स के पीछे लग गए। नो डाउट यार, ईवी कार्स बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत सारे उसमें पॉजिटिव है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली के मामले में वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी से नो डाउट बेस्ट है। और ये कंपनीज भाई जो भी बोलती है हम सब मान लेते हैं, बट कहीं ना कहीं कंपनीज आपको पूरी सच्चाई नहीं बताती, और उसमें से एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ईवी कार पॉल्यूशन कॉज करती है। जी हाँ, ढेर सारा पॉल्यूशन। वैसे तो यूएस में कई सारी रिसर्चेस हुई हैं, बट उनमें से एक रिसर्च ये भी थी कि एक टेस्ला 3 कार जिसमें 80 किलोवाट की बैटरी लगती है, वो लगभग सड़क पे आने से पहले 3120 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, लगभग 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोचो ग्लोबल वार्मिंग की तो भाई वॉट लग जाती है। मामू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सोचो कितने लोगों की जान जाती। तो जो लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली की वजह से ईवी कार खरीदते हैं, ये आर्टिकल जाके जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा जितना आप मानते हो भाई उतनी दूध की धुली भी नहीं है आपकी ईवी गाड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इकलौती खामी है, ईवी गाड़ी में और भी कई सारी खामियां हैं। एक ईवी गाड़ी में लंबा चार्जिंग टाइम बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप भाई बड़े से बड़ा चार्जर लगा लो, 100, 200, 300 किलोवाट का चार्जर लगा लो, कम से कम आपकी गाड़ी आधे से 1 घंटा लेगी ही लेगी चार्ज होने में। मानते हो कि नहीं? उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन भी काफी कम है, लेस ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। यस, ईवी कार्स को बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग में नहीं लेके जा सकते, और साथ ही के साथ वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं झेल सकते। जैसे होता है ना कि बहुत सर्दी में अगर हम अपना फोन ले जाएं भाई या कोई बैटरी ले जाएं, वो डेड हो जाती है जल्दी। तो सेम ईवी कार्स के साथ भी ये है कि उनकी बैटरी जो होती है वो जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ ईवी कार की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई उसका जो रॉ मटेरियल लिथियम बहुत कॉस्टली मटेरियल है। और इसी के साथ साथ आप 3-4 साल बाद जब कंपनी में जाओगे कि भाई मेरी गाड़ी रेंज कम दे रही है, तो कंपनी आपको बताएगी ओह सर आपकी बैटरी तो चेंज करने वाली। जब चेंज करने का जब कॉस्ट सुनोगे आपको समझ में आएगा भाई कॉस्ट तो बैटरी की थी, गाड़ी तो हमें फ्री में दे रहे थे साथ में। जी हाँ, वाकई में इतनी कॉस्टली रहती है ईवी की बैटरी। और साथ ही के साथ बैटरीज हैवी मशीनरी जैसे जेसीबीज के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टॉर्क और बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, और बैटरी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतना ज्यादा टॉर्क उन हैवी मशीनरीज को दे सके। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो ईवी कार या इलेक्ट्रिक कार के लिए हैं। तो अब आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बोलोगे कि भाई कम से कम पॉल्यूशन तो नहीं करती। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मुद्दा वही है, पॉल्यूशन पहले हो या बाद में, अभी तक परफेक्ट कुछ भी नहीं है। सो इसलिए दुनिया की लगभग सारी कंपनीज एक ऐसे फ्यूल के पीछे भाग रही हैं जिसकी भाई अनलिमिटेड सप्लाई हो, जो पॉल्यूशन भी कॉज ना करे और आजकल की गाड़ी में आने वाली दिक्कत को भी सॉल्व कर दे। बट क्या ऐसा कोई फ्यूल है दुनिया में? बिल्कुल है, और वो है पानी, यानी H2O, जो कि मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बट क्या इससे एक इंजन बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं। तो जी, हिस्ट्री की बात करें तो हाइड्रोजन का यूज फ्यूल से ज्यादा उसकी हवा से हल्की होने की वजह से किया जाता था। बट हाइड्रोजन हल्की जरूर थी, बट भाई उसको हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है। और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है हिंडनबर्ग डिजास्टर, जो कि 6 मई 1937 को न्यू जर्सी में हुआ था, और जिसमें लगभग 37 जाने गई थी। और ये हादसा इतना बड़ा था कि कई सालों तक लोगों ने हाइड्रोजन के साथ काम करने की भाई हिम्मत ही नहीं दिखाई। बट फिर 1965 में जाके नासा ने अपनी जेमिनी 5 स्पेसक्राफ्ट के लिए
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेस्ड फ्यूल सेल जनरेट किया और जिसका बाय प्रोडक्ट था पानी, और वो इतना प्योर था कि भाई एस्ट्रोनॉट उसको पी भी सकते थे। चीयर्स। अब आप बोलोगे फ्यूल सेल क्या चीज है, तो फ्यूल सेल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फ्यूल सेल भी भाई एक तरह का सेल की तरह ही होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, बट सिर्फ फर्क इसमें होता है इसको चार्जिंग की जरूरत नहीं होती, इसको जैसा कि नाम है इसका फ्यूल सेल, इसको फ्यूल चाहिए होता है और इसमें फ्यूल का काम करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जब तक इस फ्यूल सेल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती रहेगी भाई ये बिजली प्रोड्यूस करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और इस बिजली से आप माइक्रोवेव चलाओ या गाड़ी वो आपकी मर्जी। और नासा की इसी चीज से इंस्पायर होकर उसके लगभग 1 साल बाद दुनिया की पहली हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल कार लॉन्च की गई और जिसका नाम था इलेक्ट्रोवैन। ये कहने को तो वैन थी बट इसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे क्योंकि गाड़ी की मैक्सिमम जगह तो भाई इसके बड़े बड़े हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टैंक ही ले लेते थे और बाकी की जगह स्पेसशिप की तरह गैजेट्स। खैर अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, बट जैसे मैंने बोला था कि हाइड्रोजन को भाई हल्के में बिल्कुल नहीं लेने का, कुछ इलेक्ट्रोवैन के हाइड्रोजन टैंक एक्सप्लोड हो गए थे और कंपनी को भाई समझ में आ गया था कि चलता फिरता बॉम्ब है, और इसी के साथ साथ उसके फ्यूल सेल में प्लेटिनम का भी यूज होता है जो कि बहुत महंगा मटेरियल है और इतना कॉस्ट उनका ज्यादा होता था कि वो एक इलेक्ट्रोवैन के बदले भाई नॉर्मल इंजन के साथ लगभग 10 वैन्स बना सकते थे, तो इसलिए फाइनली ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। बट फिर भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईयर 2000 के शुरू होते ही कई सारी कंपनीज ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि BMW ने अपनी हाइड्रोजन 7 कार निकाली, साथ साथ मर्सिडीज भी इसके कंपटीशन में आई, और कई सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो काफी लंबे टाइम से जो है हाइड्रोजन बेस्ड इंजन पे काम कर रही है, जैसे कि होंडा, ह्यूंडई और टोयोटा। बट सेम वही चीज कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इतने पॉपुलर नहीं हुए थे और इनमें से कुछ कंपनियों ने इस पे काम करना बंद कर दिया था। बट ऐसा क्या हो गया था इन कंपनियों ने हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल पे काम करना बंद कर दिया था? तो सबसे मेन रीजन था हाई कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था इसमें प्लैटिनम का यूज होता है जो कि बहुत कॉस्टली मेटल है, उसकी वजह से हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स की भाई बैटरी बहुत कॉस्टली पड़ती थी। और दूसरा रीजन था हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी, क्योंकि हाइड्रोजन हर जगह अवेलेबल इजिली नहीं थी, इसलिए भाई कंपनियों की इतनी गाड़ियां नहीं बिकी और फाइनली उन्होंने ये आइडिया अपना ड्रॉप कर दिया था। थर्ड रीजन वाज हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्टेशन। अब आप सबको पता है हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है जिसको तो दूर से आग दिखाने की जरूरत है, और वो तो इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत रिस्की था और इसलिए ये भी एक रीजन था कि कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया था। और एक और रीजन ये था कि इसकी रेंज तो अच्छी थी बट इसमें एक स्पोर्ट्स कार वाला पंच और एक पिकअप अभी तक नहीं था, तो इसलिए लोगों को भी इस इंजन वाली गाड़ियों में खास मजा नहीं आया, तो उन्होंने खरीदना नहीं चाहा। बट इस लास्ट फैक्टर का मुंह तोड़ जवाब 2020 में हाइपरॉन कंपनी ने दिया, और ये हाइपरॉन 0 to 100 सिर्फ 2.2 सेकंड में पहुंच जाती थी और इसकी रेंज लगभग 1000 माइल्स थी। बट भाई अभी तक ये कंसेप्ट कार अभी चलाने को नहीं मिली, हमने भी नहीं चलाई है, इसलिए भाई सुनी सुनाई बातों पे कर लेते हैं विश्वास। चलो ये सब खामियां तो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल गाड़ी में थी, बट टोयोटा एक इकलौती ऐसी कंपनी जिसने भाई अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी, वो करते गए और अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च की थी जो मिराय थी, और मिराय में इन्होंने कुछ चेंजेस ऐसे किए थे जो भाई अपने आप में एक रेवोल्यूशन थे। फॉर एग्जांपल जैसे पुरानी बीएम्स में या मर्सिडीज में जो टैंक्स थे वो स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के थे, बट अपनी मिराय में उन्होंने कार्बन फाइबर के टैंक्स दिए और वो टैंक इतने सॉलिड थे भाई उसमें लीकेज होना लगभग इम्पॉसिबल था। और ये डिफरेंस इतना ज्यादा था, जहां एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के जो टैंक्स थे वो लगभग 150 पीएसआई का प्रेशर झेल पाते थे, वहीं कार्बन फाइबर के जो टैंक्स थे लगभग 1000 पीएसआई का प्रेशर झेल लेते थे। तो यहां पर तो लीकेज वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके अलावा मिराय का जो एंड प्रोडक्ट था वो सिर्फ पानी था, कोई पॉल्यूशन नहीं कॉज करते थे, वो अपने आप में भाई एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप था। और इसकी एवरेज और स्पीड भाई ये भी काफी तगड़ी थी। बट भाई टोयोटा की रिसर्च यहां भी नहीं रुकी, उसने 2022 में यामा के साथ हाथ मिलाया हाइड्रोजन बेस्ड इंजन्स बनाने के लिए, क्योंकि टोयोटा ने दिमाग लगाया कि हमें अगर इंजन और एफिशिएंट बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूल सेल को हटाना पड़ेगा। और इसके चलते टोयोटा ने एक ऐसा इंजन बना लिया जिसमें भाई फ्यूल सेल को तो बाहर कर दिया, और जैसे कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डाला जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, वहीं इस इंजन में हाइड्रोजन डाला जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है और वो भी पॉल्यूशन फ्री। और टोयोटा तो इस इंजन को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ईवी की अब खैर नहीं। तो टोयोटा कंपनी के साथ साथ एक और कंपनी है जो हाइड्रोजन बेस्ड इंजन बनाने की रेस में कूद पड़ी थी, और वो थी जेसीबी। जी हाँ, ये वही जेसीबी है जिसको खड़े हो गए आपने उसकी खुदाई जरूर देखी होगी।
तो हुआ यूं क्योंकि जेसीबी इतनी बड़ी मशीनरी बनाती है और उसको पावर भी उतनी ही ज्यादा चाहिए होती है और उनपे बहुत बड़ा प्रेशर था पॉल्यूशन को कम करने को लेकर। तो इसके लिए जेसीबी कंपनी ने सबसे पहले ईवी टेक्नोलॉजी ट्राई की, बट यार इतनी हैवी मशीन्स कहां से बैटरी पे चलेंगी, तो इसलिए वो फेल हो गई। और उसके बाद जेसीबी के इंजीनियर्स ने भाई दिन रात मेहनत करके एक नया इंजन बनाया और उनका मोटो था इसको लगा डाला और उनके इसी इंजन पे अब BMW और पोर्शे कंपनीज काम कर रहे हैं। अब ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हाइड्रोजन बेस्ड इंजन पे काम कर रही हैं तो हमारे एलन मस्क भाई साहब पीछे कैसे रहे। तो उन्होंने भी ट्वीट करके बोल दिया कि 2024 में वो हाइड्रोजन पे स्विच करने वाले हैं और उनकी पहली जो मॉडल H लॉन्च होगी और वो टोटली हाइड्रोजन बेस्ड इंजन पे काम करेगी। तो आप अपने आप सोच लो, एलन मस्क वही इंसान है जिसने दुनिया में ईवी कार्स को लेकर रेवोल्यूशन ला दिया और वही एलन मस्क अगले साल हाइड्रोजन पे स्विच करने वाले हैं। तो आप समझ जाओ हाइड्रोजन बेस्ड इंजन अब दूर नहीं। अब आप बोलोगे यार मस्क भैया तो बैठे यूएस में, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी कहां से आ जाएगी। तो अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है गडकरी जी, उन्होंने अभी जो है हाइड्रोजन बेस्ड कार में ट्रेवल किया और आप खुद सुन लो उन्होंने इस बारे में क्या कहा। It's the first vehicle in the country which is on hydrogen. So I feel that the hydrogen car is the future of this country. We can get green hydrogen from sewage water. तो भैया समझो इशारे, जल्दी ही हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल इंजन्स आने वाले हैं मार्केट में। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी तक इंडिया में हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल या हाइड्रोजन बेस्ड इंजन को कॉन्टिन्यूशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट ये गारंटीड 100% है कि आने वाला फ्यूचर जो है हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इन इंजन में ईवी गाड़ी की सभी खूबियां और उनके जो ड्रॉबैक्स है उनको भी वो कवर करती है। जी हाँ, सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर अंदर आप अपनी गाड़ी पूरी रिफिल करवा सकते हैं। एवरेज भी बहुत अच्छी है इसकी। पावर हाइपरॉन का मैंने आपको बताया था वो कितनी तेज भाग सकती है गाड़ी। तो अब हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ी लेने के बाद आप बोल सकते हो कि आप एनवायरनमेंट के लिए सीरियस हो। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप ईवी के लिए प्लान करो तो 1-1.5 साल रुक जाओ। अब मार्केट में हाइड्रोजन बेस्ड इंजन कार्स आने वाली हैं और अभी तक जैसे आप गाड़ी चला के धुआं उड़ाते थे, अब आप पानी उड़ाते जाना। बाकी जाने से पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या फिर लिथियम, ये सब चीजें आने वाले टाइम में जरूर खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक चीज जो है हमेशा रहेगी, वो है आपको और हमारा प्यार। और इस चीज को बरकरार रखने के लिए फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।